हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। तो दोस्तों, स्वागत है आपका FY के सेमेस्टर नंबर 2 में। यस दोस्तों, पुणे यूनिवर्सिटी वालों, हम फिलहाल सेमेस्टर नंबर 2 जो देख रहे हैं, इसमें आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है, न्यू पार्ट बिगिन करने वाला है। ऐसा चैप्टर, ऐसा सेक्शन हम देखने वाले जो इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। ना 11th में था, ना 12th में था, ना इसकी कोई लिंक थी, ना ये कहीं नाम आया था। इट इज टोटली न्यू। तो इसलिए एकदम लेक्चर में बस जीरो होके बैठ जाओ कि हमें कुछ नहीं आता। नॉलेज अगर है, कंप्लीट है तो बहुत अच्छी बात। हाफ बहुत डेंजरस होता है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक है, इसलिए आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एकदम ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए एग्जैक्टली क्या क्या हम आज देखेंगे। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आज का लेक्चर जो रहेगा, इट इज गोइंग टू बी थ्योरी सेशन। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एटलीस्ट 2 लेक्चर तो भी हमारे थ्योरी के ही रहेंगे। ठीक है, इट में हैपन, आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, रिस्पेक्टिव कॉलेज में या फिर रिस्पेक्टिव ट्यूशंस में भी ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पे सीखने गए, पहले लेक्चर था और डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, फटाफट से सिखा दिया। जर्नल एंट्री ऐसी करनी है, ऐसे लिखना है, डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, क्यों लिखना है, क्या लिखना है, गया तेल लेने। ठीक है, लिटरली 80 to 90% जगह पे ऐसा ही होगा कि आपको रीजन नहीं पता रहेगा, आप लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो। अगर आपको इस चीज पे डाउट है तो जस्ट घर पे जाके एक बार देखना, आपने जो टॉपिक्स, जो लेक्चर्स, अगर ऐसा कोई लेक्चर है जो अब तक क्लासेस में, ट्यूशन अपने क्लास में नहीं हुआ है और आपने कॉलेज में हो चुका है, जस्ट नोटबुक देख के खुद सोचो कि ये मैंने क्यों लिखा है। देन यू विल रियलाइज यू डोंट नो द रीजन। क्यों? हम कभी सोचते भी नहीं और पूछते भी नहीं। हमारा भी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ कॉलेज का मतलब, मैं किसी टीचर को नहीं ब्लेम करना चाहता कि उन टीचर को सिखाना ही नहीं आता। टीचर बने हैं मतलब वो कुछ तो कैपेबिलिटी है, लेकिन आपको कहीं पे पूछना नहीं आता। और जब पूछने वाले सामने नहीं होते तो बताने वाला भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, चलो यार फटाफट कंप्लीट करना है सिलेबस। ठीक है, तो दोस्तों एटलीस्ट ये टॉपिक में पहले लेक्चर से, मतलब अभी से इतना ध्यान दो कि प्रीवियस टॉपिक, चलो एक चैप्टर 1 2 3 का नहीं पता आ रहा है कि नहीं, लेकिन चैप्टर 4 जो हम आज पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हमें ये चैप्टर 4 में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए, वो शिद्दत से ध्यान दो। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर लीज, क्या क्या है इसमें देखेंगे आज। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन रहेगा लीज के बारे में, कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ बेनिफिट्स वगैरह, लीज का मतलब क्या होता है, रेंट और लीज जो नॉर्मली सेम ट्रीट किया जाता है, ये दोनों सेम ही होता है सर, ऐसा हमने सुना भी है, देखा भी है, तो इसका क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में चुन चुन के देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन आफ्टर एंजॉयिंग फ्यू सेकंड्स ऑफ म्यूजिक। यस दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर लीजेस। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये एस लगा दिया तो ये प्लूरल फॉर्म बन गया, प्लूरल अनेक वचन जिसको हम बोलते हैं। और ये लीज, नॉर्मली वर्ड लीज मतलब सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, लीज मतलब एक सिंगल और लीजेस मतलब ऑफ कोर्स मल्टीपल। तो ये अकाउंटिंग फॉर लीज देखते हैं क्या है। अरे भाई, मुझे इस पर्दे के पीछे, पर्दा तो खुल गया, चैप्टर ओपन हो गया, क्या दिख रहा है बच्चों आपको? ये पीछे ऑफिस दिख रहा है। ठीक है, हुआ ऐसा, एक भाई, ये भाई आ गए दूसरे भाई को मिलने, मतलब भाई मतलब रिलेटिव नहीं है, ऐसा एक पर्सन को मिलने आ गए। ठीक है, ये दोनों में से अकड़ में कौन बैठा है भाई, पहला या दूसरा? ये वाला अकड़ में। जो अकड़ में है ना, अकड़ से ही समझ रहा है, ये ओनर है प्रॉपर्टी का। ठीक है, ये ऑफिस का ओनर जो है ना, ये अकड़ वाला एकदम ऐसे खड़ा है, भाई अपनी प्रॉपर्टी तू बोल, तेरे को क्या चाहिए। तो भाई ने बोल दिया उसके मन की इच्छा, आई वॉन्ट टू यूज दिस ऑफिस फॉर माई बिजनेस। यस, आई वॉन्ट टू यूज दिस ऑफिस फॉर माई बिजनेस। ठीक है भाई, बिजनेस के लिए ऑफिस यूज करने की मेरी इच्छा है, मुझे ऑफिस ठीक लग रहा है। तो भाई ने प्रॉपर्टी वगैरह देख ली, पसंद आ गई भाई को। ठीक है, भाई ने भी बोल दिया, आई एम रेडी टू सेल दिस फॉर 50 लाख रुपीज।
50 लाख रख इधर, लेके जा प्रॉपर, लेके मतलब ऑफिस इधर ही रख, डॉक्यूमेंट लेके जा। ये किधर लेके जाएंगे भाई, हनुमान थोड़ी बिल्डिंग उठा के लेके जाने को। तो आज के डेट में ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, बट सिंपली this person is interested in using this office and another person who is interested to sell this office at rupees 50 lakh rupees। लेकिन किंतु परंतु बंधु 50 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। डिपेंड्स, आपके लिए छोटी भी हो सकती है भाई, आपकी बात ही अलग है, हमारे जैसों के लिए तो भाई 50 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। सो हुआ ऐसा, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बोला ऑफिस, नो मैन आई डोंट हैव दिस मच फंड, आई जस्ट वांट टू यूज इट। So I don't have that much fund, that means I don't have 50 lakh rupees in my hand, so I am unable to give you that much cash, but I want to use this space, I want to use this office। okay, यूज करना और खरीदना दोनों अलग चीज है भाई। ओके देखो वर्डिंग क्लियर है, फर्स्ट पर्सन ये नहीं बोल रहा ये बस कुछ दिन के लिए मेरे नाम पे कर दे ऐसा नहीं बोला उसने क्लियर बोला आई वांट टू यूज दिस प्लेस, ठीक है, मुझे बस यूज करना है। नाउ द ओनर इज सेइंग देन टेक इट ऑन रेंट फॉर 11 मंथ, ठीक है भाई 11 महीने के लिए रेंट पे ले ले। रेंट एग्रीमेंट तो सुना होगा सबने, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी रूरल एरिया से कहीं से बिलोंग करते हैं, सिटी एरिया में अर्बन एरिया में एजुकेशन के लिए आए हो, फिर आपने रूम वगैरह लिया होगा और रूम जैसे देखने गए हो कि सामने वाले बोल दिया 11 महिन्याचा अग्रीमेंट करावा लागेल, बरोबर करार एग्रीमेंट जे पण आहे। आता प्रश्न हा पडला 11 महिन्याचा एग्रीमेंट का बरं, ठीक है, उसके कुछ लीगल रीजन्स है, फिलहाल हम वो टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन जब भी रेंट एग्रीमेंट का नाम आता है ना फटक से 11 मंथ का ही नाम आता है। सामने वाला है ना आपको ऐसे नहीं बोलता ठीक है ले लो 5 साल के लिए, नहीं नहीं नहीं, जब रेंट की बात आती है, रेंट एग्रीमेंट की बात आती है तो 11 मंथ का ही होता है, ठीक है। क्यों, ये लीगल एस्पेक्ट है, हम अकाउंटिंग सीख रहे इसलिए मैं वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट नॉर्मली रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, ये तो पता है सबको। यस वही तो बोल रहा हूँ ना, तो लीगल एस्पेक्ट है। नेक्स्ट सेशन में लगे तो मैं इस पर भी आपको डिटेल में चला जाऊंगा, लेकिन क्या है आज का सेशन जो मुझे लीज कंसेप्ट बताने वो बाजू में रह जाएंगे अगर हम रेंट पर डिटेल में गए तो, ठीक है। सो रेंट का नॉर्मली एग्रीमेंट 11 मंथ्स का होता है, स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट आपने सुना होगा, रेंट एग्रीमेंट में जो रेंट पे देता है प्रॉपर्टी, जो आकड़ वाला पर्सन है ये कौन है, लैंडलॉर्ड, प्रॉपर्टी का ओनर, और जो रेंट पे लेता है उसको क्या बोलते हैं, अगर इसने रेंट पे लिया प्रॉपर्टी तो इसको क्या बोलेंगे, एक्झॅक्टली कोण आहे रे, भाड्या कोण बोलला रे, भाड्यावर घेतलं म्हणे भाड्या म्हणतात त्याला, कोण आहे रे भाई, इंग्लिश 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 में बात करो, टेनेंट बोलते उसको, ठीक है। आणि मराठीत पण भाडे नाही भाडे करू म्हणतात पोरांनो, असे अपशब्द वापरायचे नाही। सो ज्या पर्सननी आता तुम्ही असं बोलल्यामुळे मला तसं घ्यावं लागलं। सो स्टूडेंट्स बेसिकली एक पर्सन जो जिसकी प्रॉपर्टी है वो अगर किसी को रेंट पे दे रहा है तो जो ओनर है उस प्रॉपर्टी का उसे हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं, और जो दूसरे को रेंट पे दे रहा है उसे टेनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये रेंट एग्रीमेंट की बात हो गई दोस्त, यहाँ पे रेंट की बात नहीं हो रही, फिलहाल ऑफर रेंट का है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप ही बोले रेंट और लीज अलग होता है, आप ही पलटी मार रहे हो अभी रेंट की बात कर रहे हो, मैं जस्ट बता रहा हूँ ये इनका कन्वर्सेशन चल रहा है। कन्वर्सेशन समझ रहा है आपको, एक पर्सन ने ऑफर किया था कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, पहले तो उसने ऑफर किया ठीक है खरीद ले, लेकिन उसने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है मुझे बस यूज करना है, तो उसने दूसरा ऑफर दिया ठीक है भाई रेंट पे ले ले, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या हुआ, इसमें से ऑफर कौन कर रहा है, ए या बी, ये ए पकड़ लो फिलहाल, ये बी पकड़ लो, ऑफर करने वाला कौन है, ए, तो बी ने उसका एक्सेप्टेंस किया क्या, एग्जैक्टली इसे काउंटर ऑफर बोलते हैं। वेरी नाइस, जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे कोर्सेज कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, और इवन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में एम लॉ वगैरह सब्जेक्ट रहेगा तो वो सबसे थोड़े टेक्निकल वर्ड्स भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो द पॉइंट इज ऑफर हुआ लेकिन वहां पे एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, काउंटर ऑफर, ऑफर के बदले में दूसरी ऑफर कर दी, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बीच इनके बीच में आगे क्या होता है। ये कन्वर्सेशन तो ठीक है, आगे ऐसा हुआ ऑफिस में ही, अगेन दोनों ही ये भाई बात करने वाले, जिसका कुछ है एजेंट विजेंट कुछ नहीं इसमें भाई। देखो क्या बोल रहा है, ओनली 11 मंथ, सिर्फ 11 महीने में क्या होगा मेरे भाई, आई वॉन्ट टू सेट माई बिजनेस, आई वॉन्ट दिस फॉर लॉन्ग टाइम लाइक 5 to 10 years। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये बात भी सही है यार, 11 महीने में मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा एंड कस्टमर की लाइन लग जाएंगी, ऐसा तो नहीं होता। एक्सेप्शनल केसेस में कोई हिट भी हो जाता है भाई, वो बात
बहुत रेयरली होती है, एक्सेप्शनल केस में कोई एकदम शॉर्ट टर्म में हिट हो जाना, उसके लिए फिर मतलब ऐसा कुछ रील वील बनाना पड़ेगा कच्चा बादाम वाला कि फटाफट से हिट हो जाए, ठीक है। लेकिन जो जितने फटाफट हिट होता है ना उसके बाद गायब भी हो जाता है, फिर वो आदमी हो या बिजनेस। आपने वो गाना सुना होगा यार, कौन सा, बचपन का प्यार, सुना है ना, भूल नहीं जाना मेरे बचपन का प्यार, बचपन, वो जो भी क्या प्रोनाउंसिएशन करता था उसको पता। सो बचपन का प्यार, आप मुझे बताओ पिछले 8 दिनों में किसी ने सुना होगा ना? नोबडी। हो भी सकता है, खैर ऐसा नहीं बोल रहा कि किसी ने सुना ही नहीं दुनिया में, लेकिन मेरे सामने जितने बच्चे बैठे हैं सबके सब नो बोल रहे हैं। सी, एक पॉइंट होता है, एक टाइम होता है हर चीज का, फटाफट से हिट हो गया, पूरी दुनिया ने सुन लिया बचपन का प्यार, 8 दिन 15 दिन महीना भर, वो मंथ खत्म हुआ, वो बचपन भी गया प्यार भी गया। सो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है मेरे दोस्त। बिजनेस में मतलब जैसे सीड, अगर आप पेड़ लगाओगे तो भाई फूलने में टाइम लगेगा, तो बिजनेस में भी टाइम लगता है। 11 मंथ इज वेरी लेस, तो पर्सन इज सेइंग नहीं भाई इतने कम टाइम में तो नहीं जमेगा, मुझे कम से कम 5-10 साल के लिए ऑफिस चाहिए, क्योंकि 5-10 साल इतना टाइम मतलब सेट होने में लग जाता है, डिपेंड्स, 2-3 साल तो लगते ही है, बट इन्होंने अच्छा डिमांड कर दिया 5-10 साल के लिए दे दो भाई मुझे। मतलब कैसा है दोस्तों, एक बार आपका घर किसी भी कोपचे में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रियलिटी बोल रहा हूं मैं आपको, लीज के अलावा ज्ञान दे रहा हूं मैं, जितने सेंटेंस बोल रहा हूं एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू लीज, आई नो दिस वेरी वेल। बचपन का प्यार का लीज से संबंध नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम कॉमर्स में क्यों आए हैं, हम बिजनेस रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए। आपके सब्जेक्ट्स का नाम भी कैसा होता है, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होता, बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि आप बिजनेस करना मतलब करने के लिए कैपेबल बनो, इसलिए मैं आपको थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज देता रहता हूँ बीच में। तो पॉइंट ऐसा था दोस्तों, बिजनेस सेट होने में टाइम लग जाता है 5 to 10 ईयर्स, तो उस हिसाब से इन्होंने बोला कि नहीं भाई मुझे 5-10 साल के लिए चाहिए। सो क्या बोल रहे देखो ओनर, देन टेक इट ऑन लीज रादर देन ऑन रेंट। भाई अगर तुझे 5-10 साल के लिए चाहिए ना तो लीज पे ले ले, रेंट पे मत ले। रेंट पे तो मैं तुझे 11 महीने से ऊपर नहीं देने वाला, रेंट पे लिमिटेड टाइम के लिए होता है, नॉर्मली 11 मंथ स्टैंडर्ड टर्म, ओके। उससे ज़्यादा टर्म 5 to 10 ईयर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लेना चाहते हो तो उसके लिए नॉर्मली लीज बना हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंसेस तो मैं आपको बताने वाला हूँ रेंट और लीज में, लेकिन ये एक डिफरेंस तो इधर ही क्लियर हो गया आपके माइंड में, शॉर्ट टर्म के लिए करना है रेंट, लॉन्ग टर्म के लिए लीज, ठीक है। सो भाई क्या बोल रहे देखो, ये लीज क्या होता है यार, आपके मन में ये सवाल है यार, उसके भी मन में यही सवाल है, ये लीज क्या होता है और इसमें और रेंट में डिफरेंस क्या है साला। मेरे को आज पहली बार पता चला, 11 महीने तो करना रहा तो रेंट कर लो, लॉन्ग टर्म करना है तो लीज कर लो। तो एक पर ए पूछ रहा है बी को, ये लीज होता क्या है, मुझे समझाओ थोड़ा ठीक से। लीज तो कर लेंगे, मुझे ऑफिस तो चाहिए, साला कुछ भी हो जाए, ऑफिस छोड़ना नहीं, ऑफिस अच्छा दिख रहा है, इंटीरियर वगैरह एकदम मस्त है, सेटअप एकदम बढ़िया है, लेकिन साला सवाल ये है कि लीज होता क्या है, ठीक है। तो देखते भाई ओनर क्या आंसर दे रहा है, लेट्स लर्न इट फ्रॉम के सर। चलो भाई के सर सिखाएंगे अपने को, ठीक है। यस, सो इनका दोनों का काम हो गया, मेरे ऊपर आ गया है। नाउ दिस इज माय टर्न टू टीच यू एग्जैक्टली व्हाट इज लीज और लीज और रेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो भाई बाय बाय, थैंक यू सो मच। हाँ, लीज और रेंट पे आ गए। देखो एक एक डिफरेंस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो डिफरेंस हमने अभी देखा, लीज इज फॉर नॉर्मली लॉन्ग टर्म स्टेज एंड रेंट इज फॉर शॉर्ट टर्म स्टेज। आपने सबसे कम कितने टाइम का रेंट सुना है, रेंट एग्रीमेंट? 11 मंथ का सुना है, ओके। मैंने तो 11 मिनट्स का भी सुना है। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, फिर के ले रहे हमारी, हमको रेंट पता नहीं, डिफरेंस पता नहीं, इसलिए आप कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। अरे नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी कर रहा हूँ यार। चलो एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने कभी ओला, अरे नहीं ओला इलेक्ट्रिक बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओला कैब से कभी ट्रैवलिंग किया है? ओला उबर जो है टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर उनकी कार भी आती है, सेडान भी आती है, नॉर्मली ऑटो भी आती है, ओला की ऑटो वगैरह, ठीक है। उससे ट्रैवलिंग तो किया ही होगा, ठीक है। ट्रैवलिंग करते हो मतलब आप सिंपल, आप मोबाइल पे ओला एप्लीकेशन ओपन करते हो, में लोकेशन सेट करते हो, पिकअप लोकेशन एंड ड्रॉप लोकेशन, और कंफर्म कर दिया तो आपको तुरंत आ जाता है कि 2-5 मिनट में वो जो भी ये ड्राइवर नियरेस्ट वो आने वाला है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, वो कैब को रेंट पे लिया। वो कैब, जो भी कैब, जो भी व्हीकल है, वो ऑटो है या 4 व्हीलर या
मुझे फर्क नहीं पड़ता व्हीकल से, आई जस्ट वांट टू से कि उतने टाइम के लिए आप में और ओला के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। सर किधर एग्रीमेंट साइन करने गए हम? दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन कभी पढ़ते हैं क्या हम लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं या फिर मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत कुछ लिख के आता है, हम एट द एंड करते क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट टिक, हाँ उधर टिक करनी रहती है, एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट ओके टर्न नेक्स्ट 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 डन, संपला विषय। क्योंकि हमें पता है साला हम पढ़ भी ले तो करने वाले ओके ही है। रेंट एग्रीमेंट मतलब सीधी सी बात है, कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, हर जगह पे होता ही है, एक्सेप्ट करना होता है। मतलब वो पूछता है कि आपके मोबाइल का कैमरा हम यूज कर सकते हैं क्या, अगर आपने केकेसी ऐप डाउनलोड किया है, इवन वहाँ पे चैट सेक्शन में जाने के बाद पूछा होगा कि आप अलाउ करते हो क्या आपका मोबाइल का वॉइस नोट ये यूज कर सके, वॉइस मतलब माइक यूज कर सके, कैमरा यूज कर सके, तो आपने परमिशन देना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो वो तो एग्रीमेंट मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात होगी, लेकिन फिलहाल हम रेंट एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ओला कैब मैंने हायर किया कहीं पे जाने के लिए, ये भी एक रेंट एग्रीमेंट है। ओके, सो शॉर्ट टर्म के लिए 11 मिनट की भी राइड हो सकती है, इसे मैंने आपको एग्जांपल 11 मिनट का दिया। फिर ऐसा भी होता है कभी कभी दिन भर के लिए भी ओला हायर कर सकते हो, ऐसे भी आती है, आउट स्टेशन अगर जाना होगा तो पूरे डे के लिए, पूरे दिन के लिए भी हायर का ऑप्शन होता है उसमें, ठीक है, तो वैसे हम हायर कर सकते हैं। सो हायर अगर हम कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं रेंट पे शॉर्ट टर्म के लिए, तो मतलब नॉर्मली शॉर्ट टर्म का चीज़ अगर होगी तो वो रेंट कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई ये लीज एग्रीमेंट है ना, ये फिक्स्ड एग्रीमेंट होता है, लेकिन रेंट एग्रीमेंट ये मंथ टू मंथ एग्रीमेंट होता है। रेंट एग्रीमेंट का ये भी एक लोचा होता है, साला 11 महीने हुए यानी कि बढ़ा दो भाड़ा। जैसे 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करते हैं और जैसे 11 महीने के बाद हम जाते हैं, अरे भाई हमें रिन्यू करना है, ठीक है तेरा भाड़ा भाई मतलब अब तक जो रेंट था वो 10,000 था, अभी 11,000 रहेगा, फिर बोलेगा अभी 12 रहेगा, बाद में कर देंगे 15,000 रहेगा, इतनी महंगाई हो रही भाई, रेंट तो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और रेंट एग्रीमेंट में ये भी एक लोचा होता है कि उसमें मतलब टर्म्स में ही लिखा होता है कि अगर आपको 1 महीने की या 2 महीने की टाइम पीरियड दे दिया जाए तो आपको प्रॉपर्टी वैकेट मतलब खाली करनी पड़ेगी। ओनर ने आपको अगर नोटिस दे दी खाली कर दो तो आपको 1 या 2 महीने में खाली करना ही पड़ेगा, इन केस ऑफ रेंट, इन केस ऑफ रेंट। तो ये मंथ टू मंथ एग्रीमेंट होता है, बट नॉर्मली लीज वाला ये फिक्स्ड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेट मंथली कॉस्ट, और यहाँ पे कॉस्ट कैन वेरी। ओके, लीज के केस में ऐसा होता है ना, एक बार आपने कॉस्ट सेट कर दिया ना तो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, और कॉस्ट रेंट के केस में वेरी हो सकता है। आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, आपने एमआईडीसी सुना है? क्या होता है एमआईडीसी? महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या बात है, क्या बात है भाई, जबरदस्त। एमआईडीसी मतलब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो एमआईडीसी पता था सर, ऐसा फुल फॉर्म वगैरह कुछ पता नहीं था हमें, एमआईडीसी सबको पता है, यस चलो अच्छी बात है। एमआईडीसी मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज, एमआईडीसी इमेजिन करते टाइम क्या आता है, ऐसे फैक्ट्रीज, वो धुआं निकल रहा है, बराबर ना, वो पाइप लगा है धुआं निकल रहा है, यही इमेजिन होता है, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी एमआईडीसी इमेजिन कर लो जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्रीज है। फॉर एग्जांपल नासिक की अगर बात करें, नासिक में सातपुर, अंबड़ एमआईडीसी एरिया वगैरह फेमस है, वहाँ पे एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी प्लांट है। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडियन कंपनी है। सो उनका प्लांट है, मान लो 5 एकड़ का प्लांट है बड़ा सा, ठीक है। अब ये 5 एकड़ लैंड, इसका ओनर कौन है? सर महिंद्रा एंड महिंद्रा। इतना बड़ा प्लांट है, 100 करोड़ 500 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो ओनर तो महिंद्रा एंड महिंद्रा रहेगा। गलत, गलत, इसका ओनर महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं बल्कि गवर्नमेंट है, यस। तो दोस्तों याद रखो, अगर हम बात करें एमआईडीसी एरिया की, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया की, इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप जाओगे किसी को भी, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को पूछा भाई ये फैक्ट्री किसकी है, वो बोलता है फॉर्म में अपनी इस फैक्ट्री में, भाई अपना ही एकदम कामकाज बड़ा है, जोरदार है, भगवान की दया से बहुत पैसा है अपने पास, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है भाई, दिखा मेरे को डॉक्यूमेंट, और दिखा डॉक्यूमेंट पे कि तू इस लैंड का ओनर है। जब डॉक्यूमेंट देखे तो पता चला अरे ये तो गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है, गवर्नमेंट के साथ डील की उन्होंने, और उस डील के हिसाब से, उस लीज एग्रीमेंट के हिसाब से वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने उनको मतलब उस पर्सन को यूज करने के लिए अलाउ किया है। ओके, कुछ दिन पहले की बात है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे ससुर जी
एक रिलेटिव ससुर जी है, वो घर पे आए थे। मैंने ऐसे ही उनको पूछा कि ये प्रॉपर्टी शॉप वगैरह किसका है, आपका है? हाँ बोले हमारा ही शॉप है। लेकिन मैंने सोचा यार, वहाँ पे देखा था मैंने, पंचायत, ग्राम पंचायत होता है ना, मतलब लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर महानगर पालिका, ये जो अपनी लोकल पार्लियामेंट, लोकल गवर्नमेंट्स होती है। सो मैंने वहाँ पे देखा था यार, ग्राम पंचायत का बोर्ड मुझे देखा हुआ लग रहा था वो बिल्डिंग के ऊपर, बट वो बोलने लगे कि नहीं, बोले शॉप तो अपना ही है। मुझे डाउट आया मैंने ऐसे ही पूछा उनको कि कितने में खरीदा आपने? तब वो बोलने लगे नहीं नहीं, बोले अपन ने खरीदा नहीं, मतलब अगर आपने परचेस नहीं किया तो आपको कैसे हुआ? अरे वो हमने एग्रीमेंट किया है बोले उनके साथ, जो पालिका है, नगर पालिका, उनके साथ एग्रीमेंट किया है। मैंने बोला कैसे एग्रीमेंट? बोले लीज एग्रीमेंट। मैंने फिर पूछा अगला सवाल, कितने साल के लिए? देन आई गॉट द आंसर कि हमने 33 ईयर्स का एग्रीमेंट किया है, 33 साल का एग्रीमेंट किया है। मैंने बोला फिर आप कैसे पेमेंट करते हो? बोले हमारा साल का 1500 रुपये का रेंट है। कुछ तो भी गलत हो रहा है, ऐसा सुनने में गलत लग रहा है भाई। भाई पेट्रोल के भी अपने को ज़्यादा खर्चा लगता है, कुछ तो भी गलत हो रहा है। मैं वापस पूछा उनको, बोला क्या बोल रहे हैं आप, कितना रेंट? ही सेड पूरे साल का 1500 रुपये रेंट लगता है। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो अच्छा मार्केट में भाई, ऐसा नहीं कि गांव के बाहर किधर दुकान, एकदम मार्केट है, अच्छा एरिया है, कस्टमर वगैरह अच्छा आते हैं, शॉप भी जोरदार चलता है, लाखों का कारोबार है, 1500 रुपये? अरे यस, ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे ओनर प्राइवेट नहीं है, ओनर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का इंटेंशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता मेरे दोस्त। उन्होंने जो शॉप्स वगैरह बिल्ड किए, जो भी आप कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, पंचायत वाले जो गवर्नमेंट के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी होती है, उसका लीज या वगैरह लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। मैंने फिर अगला सवाल पूछा, 33 ईयर्स के बाद क्या? चलो आपकी उम्र तो 50-60 हो गई है, आप तो तब तक, अब क्या, अब तो हमारी गारंटी नहीं रही आजकल। आजकल तो वही लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया अपना कि कोई गारंटी नहीं रही। 20 साल के पर्सन को भी हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। चलो, तो बात ऐसी है कि 33 ईयर्स के बाद क्या? देन ही सेड मी, अरे डोंट वरी जमाई जी, ससुर जी थे ना मेरे वो, सो डोंट वरी, हम उसको रिन्यू करवा लेंगे। मैंने बोला ऐसा हो जाता है रिन्यू? यस, रिन्यू हो जाता है, उसके कुछ टर्म्स होते हैं, बट इजीली हो जाता है। और उससे बढ़ के क्या करेंगे, 1500 का 2000 कर देंगे, साल भर का रेंट। तो ये लीज एग्रीमेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया जितने भी बताए मैंने, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब मैं उनका एग्जैक्ट लीज रेंट नहीं जानता, बट उनका नॉर्मली 33 ईयर्स का होता है, किसी का 50 साल का होता है, किसी का 99 ईयर्स तक का होता है, 99 ईयर्स का भी लीज एग्रीमेंट होता है। मतलब देखा जाए तो एक पीढ़ी तो खत्म हो ही जाएंगे उसमें, ओके। वो भी अपने दादाजी वाली पीढ़ी रहेंगी, तो अपने जैसे तो 2 पीढ़ी हो जाएंगे, क्या पता, डेढ़ तो कन्फर्म। 60 साल, 60-70 तक विकेट गिरी जाती है आजकल। पहले थे भाई एकदम ओरिजिनल खाने वाले, भाई प्योर खाए, एकदम हाइब्रिड, अपन तो हाइब्रिड जमाने वाले। सो द पॉइंट इज, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो लीज एग्रीमेंट होता है, और उस केस में उसे एग्रीमेंट को भी लीज एग्रीमेंट बोलते हैं, रेंट एग्रीमेंट नहीं बोलते, ठीक है। जिसने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है उसको लैंडलॉर्ड भी नहीं बोलते, उसको लेसर बोलते हैं, और जिसने लिया है वो लीज पे, उसे लेसी बोला जाता है, ठीक है। यस, सो देखते हैं अकाउंटिंग फॉर लीज, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक से देख लो, मैंने जो अभी आपको बताया वही लिखा हुआ है। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंग फॉर लेसी मतलब यूजर, जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, टू पे द लेसर मतलब ओनर, प्रॉपर्टी का ओनर, फॉर द यूज ऑफ एसेट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए मैं अगर किसी की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं और उसको बदले में जो फिक्स पेमेंट करने वाला हो, जो भी रहेगा, ये लीज एग्रीमेंट है, ठीक है। तो मैं लेसी और देने वाला लेसर। सो फॉर द कंपनी लीज फाइनेंसिंग इज मॉनिटरी डिसीजन, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उनके लिए मॉनिटरी डिसीजन होता है ये। मतलब आज के रेट में अगर प्रॉपर्टी खरीद ले तो फटाक से 50 लाख चला जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लीज पे ले तो थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा। तो ये मॉनिटरी कंपनी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास बहुत पैसा है तो डायरेक्ट परचेज भी कर सकते हैं, ओके। लीज अलाउ कॉर्पोरेट बिजनेस टू गेट अ मेजर पीस ऑफ इक्विपमेंट विद नो लार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कैश। और लीज के अलावा से क्या होता है, जो कॉर्पोरेट बिजनेस है, जो बड़े बड़े बिजनेस है, उनको क्या मिलता है, मेजर पीस ऑफ इक्विपमेंट, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी लैंड यूज करने के लिए मिलती है, विथ नो लार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ कैश, और कुछ खर्चा है ही नहीं ज्यादा। क्योंकि आज 50 लाख देने पड़ते तो बहुत बड़ी बात थी यार। 50 लाख तो मैंने एकदम चिरकुट एग्जांपल दिया है, चिरकुट,
क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर 5 एकड़ 10 एकड़ की बात करेंगे तो शायद से वो जमीन 100 करोड़ 500 करोड़ ऐसी डील रहेंगी वो, तो 100 करोड़ 500 करोड़ वन टाइम देना बहुत बड़ी बात है यार। उससे अच्छा लीज एग्रीमेंट पे काम चलता है। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी बात है कि बड़ी प्लेस मिल रही है, बड़ी जगह मिल रही है, लेकिन बड़ा पैसा नहीं जा रहा है इमीडिएटली। सो इन एडिशन सम कंपनीज, सबका ध्यान पॉइंटर पे होना चाहिए, इन सम कंपनीज हु आर इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है कंपनीज, उनके लिए टू बाय दिस इक्विपमेंट स्टिल प्रेफर टू लीज। तो बाय करने से अच्छा ऑफकोर्स वो लीज को प्रेफर करेंगे, बिकॉज ओवर द लाइफ ऑफ लीज इंटरेस्ट and depreciation combined will be equal to the rent payment. So जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, वो रेंट जैसा ही, रेंट इतना हो जाता है। अब इसका मतलब क्या, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको टाइम टू टाइम समझेगा, ठीक है। एकदम भी सब कुछ समझा दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। यस, अगर गवर्नमेंट से कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं और अगर कुछ गलत करता है गवर्नमेंट उसको वापस ले सकती है एग्रीमेंट के हिसाब से? नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चों कि सर महिंद्रा एंड महिंद्रा को दे तो दी प्रॉपर्टी उन्होंने, और हुआ ऐसा 99 ईयर्स का एग्रीमेंट है, लेकिन 20 साल के बाद बहुत बड़ा कुछ कांड हो गया, ठीक है, बहुत कुछ गलत काम हो गया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी वापस ले सकती है क्या? क्या लगता है बच्चों आपको? अरे गवर्नमेंट सुपर पावर है। तुम जिस घर में रह रहे हो ना, वो भी कल जमा हो सकता है, तो प्रॉपर्टी की क्या बात है भाई? मेरी जमीन है, मैं बहुत बोलता था हमारी खेती हमारी खेती, वहां पे रोड बांधना है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, वो जाने ही वाला है। उसे कंपलसरी एक्विजिशन बोलते हैं, कंपलसरी एक्विजिशन, नाम ही कंपलसरी, यू कांट डू एनीथिंग, ओके। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने दिए, गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है, जब चाहिए वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स उसको कुछ बेस चाहिए, विदाउट रीजन नहीं कर सकते, ठीक है। उनको वार्निंग वगैरह दिया जाएगा, फिर होगा सर स्टेप। नेक्स्ट, लीजिंग इन्वॉल्व्स 100% फाइनेंसिंग ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेट। नॉर्मली ऐसा होता है, लीजिंग में इतने पैसे लगते हैं ना कि वो एसेट की पूरी प्राइस ही कवर हो जाती है, ठीक है। सो पेमेंट शेड्यूल्स आर मोर फ्लेक्सिबल दैन लोन कॉन्ट्रैक्ट। ये लोन कॉन्ट्रैक्ट से बहुत बेटर होता है। नॉर्मली अगर मैंने सोचा कि 50 लाख का ऑफिस लेना है, ऐसा करते 50 लाख का लोन ले लेते हैं, बैंक वाले तो लोन बांटने के लिए बैठे। अगर मैं ऑनलाइन गलती से सर्च कर लूँ ना लोन वाले, कल घर पे HDFC वाले भी आ जाएंगे, IDFC वाले आ जाएंगे, SBI वाले आ जाएंगे। SBI का डाउट है, SBI वाले नहीं आएंगे, मुझे SBI में जाना पड़ेगा। बाकी जितने प्राइवेट बैंक के फटाफट घर पे आके बैठेंगे, सर आप बोलो कितना लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए, आप क्या करते हो, आपका इनकम टैक्स रिटर्न दिखा दो, हम आपको रिटर्न दे देंगे, हम आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, हम आपको 8 दिन में दे देंगे, कोई बोलेगा 15 दिन में, कोई बोलेगा 4 दिन में। भाई ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो पेमेंट शेड्यूल होते हैं ना, EMI जिसे हम बोलते हैं, हफ्ता जो भरना पड़ता है, उसके कंपैरिजन में ये पेमेंट शेड्यूल थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट आर लोअर बिकॉज टैक्स रेट्स आर डिफरेंट फॉर लीजी। सो आफ्टर टैक्स जो कॉस्ट होती है, मतलब ऑफकोर्स लीज का जो पेमेंट करेंगे तो उसके बाद उसमें टैक्स वगैरह सेव होता है, तो वो कंपैरिजन में ये लीज मतलब लोन से लेना उससे बेटर लीज कॉन्ट्रैक्ट, ये ज़्यादा बेटर है। फॉर एन ऑपरेटिंग लीज, एक्चुअली 2 टाइप के लीज होते हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज। वो दोनों का मतलब नेक्स्ट एपिसोड में समझेगा, ठीक है। आज उसमें हम टच नहीं करेंगे, लेकिन बस आपको एक ट्रेलर बता के रख रहा हूँ। ऑपरेटिंग लीज में ऐसा होता है, कंपनी विल क्रिएट एन एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी, अलाउिंग द कंपनी टू ऑब्टेन फाइनेंशियल फंडिंग, ऑफन रेफर टू एज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, ओके। तो लीज में एक ऑपरेटिंग लीज नाम का कुछ आइटम होता है, और ऑपरेटिंग लीज के केस में, ऑपरेटिंग लीज में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझा दूंगा। सो ऑपरेटिंग लीज के केस में बस इतना याद रखो, जो लीज पेमेंट किया जाता है ना, उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, लायबिलिटी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लीजिंग, अभी लीजिंग का मीनिंग समझते हैं, अकाउंटिंग बाद में देखेंगे दोस्तों। कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो, जैसे हमने चैरिटेबल ट्रस्ट का भी टॉपिक देखा था, पहले ये समझ तो लो चैरिटेबल ट्रस्ट क्या है, फिर अकाउंटिंग देखेंगे ना यार, ठीक है। लीजिंग समझते हैं, फिर अकाउंटिंग देखेंगे। सो लीजिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ हायरिंग rather than buying fixed assets. It is a process of hiring. हम कोई चीज, कोई इक्विपमेंट, कोई मशीनरी, कोई एसेट, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग हम हायर पे ले रहे हैं, rather than buying, हम बाय नहीं कर रहे, वो हायर पे ले रहे हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इज एक्विजिशन ऑफ एसेट कैन बी अचीव्ड विदाउट अ लार्ज इनिशियल आउटले ऑफ फंड्स।
लीजिंग की वजह से हम वो एसेट ले तो रहे, लेकिन इनिशियली लार्ज आउटले मतलब आउटफ्लो, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में बड़ा आउटफ्लो नहीं हो रहा है हमारे, एकदम स्टार्टिंग में करोड़ों रुपए वन टाइम ऐसा नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, पार्टली जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम एसेट भी एक्वायर कर सकते हैं और इनिशियली लार्ज अमाउंट भी नहीं जा रहा है बिजनेस से, ठीक है। नेक्स्ट, अ जेन्युइन लीजिंग एग्रीमेंट, ऑपरेटिंग लीज इज वन वेयर द यूजर हायर्स द एसेट फॉर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ एंड इट देन रिवर्ट टू द ओनर। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग लीज के केस में अगर मैंने लीज पे लिया हुआ है कोई प्रॉपर्टी, तो वो एक टाइम तक यूज करूंगा और उसके बाद रिटर्न कर दूंगा ओनर को, ठीक है। और उसको रिवर्ट मतलब रिटर्न करना, तो उसके बाद वो दूसरे किसी को भी रेंट पे दे सकता है, लीज पे दे सकता है, ठीक है। सो लीजिंग इज एन अरेंजमेंट अंडर विच कंपनी एक्वायर राइट टू मेक यूज द एसेट विदाउट होल्डिंग द टाइटल टू इट। दोस्तों, ओनरशिप का और लीज का सबसे बड़ा डिफरेंस याद रखिए, यहां पे क्या दिया है, लीज इज एन अरेंजमेंट अंडर विच कंपनी एक्वायर राइट टू मेक यूज ऑफ एसेट, मतलब एसेट यूज कर सकते हो विदाउट होल्डिंग द टाइटल टू इट। लेकिन भाई प्रॉपर्टी को टाइटल नहीं मिलेगा, मतलब ओनरशिप नहीं मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा बोल रहा है कि हमारा प्लांट है, हमने 500 करोड़ इन्वेस्ट किया। अरे तू 500 करोड़ नहीं 5000 करोड़ इन्वेस्ट कर दे, प्रॉपर्टी का ओनर, लैंड का ओनर तू कभी नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का ही ओनरशिप ये रहेगा, लैंड पे, ओके। मतलब ऊपर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया है वो सब महिंद्रा ने किया खुद ने, ऑफकोर्स, लेकिन जो लैंड है, जो जमीन है, उसका ओनर गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रहेगा, क्योंकि लीज एग्रीमेंट है, यहां पे ओनरशिप नहीं मिलता, ठीक है। यस, नेक्स्ट, लीजिंग इन इट्स मोस्ट इसेंशियल फॉर्म implies the use of one's property by another for a fee। सो लीजिंग एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें एक पर्सन दूसरे की प्रॉपर्टी यूज कर सकता है फॉर फी पे करता है उसके लिए, ठीक है। और लास्ट कुछ सालों से अगर देखो, फ्रॉम फ्यू ईयर्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट हैज शोन कंसिडरेबल एस्केलेशन इन प्राइस। अगर पिछले कुछ सालों से देखो, जो कैपिटल इक्विपमेंट है, कैपिटल इक्विपमेंट मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, इसको कैपिटल एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप पिछले कुछ सालों से देखो ना, देयर इज कंसिडरेबल एस्केलेशन इन प्राइस। एस्केलेशन का मतलब पता है? बढ़ना। एस्केलेटर पढ़ा है आपने कहीं कहीं पे? एक्झॅक्टली। मॉल्स में जब जाते हो ना, तो वो सोप्या भाषेत सांगायचं म्हणजे ऑटोमॅटिक चालतात ना त्या पायऱ्या वो स्टेयर्स ऑटोमेटिक ऊपर लेके जाते हैं ना, उसको एस्केलेटर बोलते हैं। तो वो ऊपर जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है एस्केलेटर, तो वैसे ये एस्केलेशन वर्ड है। तो पिछले कुछ सालों से अगर आप देखो तो कैपिटल एसेट की वैल्यूज बहुत बढ़ रही है। आपके दादाजी बोलते होंगे आपको, अरे क्या भाव, हमारे टाइम पे तो 100 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में मिलती थी लैंड, अभी क्या करोड़ों रुपए प्राइस हो गई, कितना महंगा हो गया, स्टील महंगा, सीमेंट महंगा, सब कुछ महंगाई हो गई। तो बहुत रैपिडली प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लीज इज द बेस्ट ऑप्शन, कोई टेंशन नहीं भाई। ऑन सच मेथड ऑफ फाइनेंसिंग एक्विजिशन ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट इज लीजिंग। ये जो मेथड है जिसमें हम मतलब एसेट ले रहे हैं यूज करने के लिए, तो ये है लीजिंग, ठीक है। सो द ओनर ऑफ एसेट, इसमें जो ओनर है एसेट का, जैसे कि माइन का ओनर, क्वेरीज, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा एज अ बिजनेस एडजस्टमेंट may allow another party, that is lessee or licensee or publisher, that the right to use that asset against some consideration. Such a consideration is calculated with reference to quantity produced or sold। सेंटेंस बड़ा हो गया और बाउंसर हो गया, डोंट वरी, हम पोस्टमार्टम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ध्यान दो। ओनर ऑफ द एसेट, अभी मैं ओनर हूं, किस चीज का ओनर हूं? फॉर एग्जाम्पल माइन, मेरी माइन है खुद की, मेरी कोई क्वेरी है, क्वेरी मतलब ये डाउट नहीं रहे ओके, डाउट सॉल्विंग वाला क्वेरी नहीं, आई थिंक खानच ना क्वेरीचा मतलब, पण माइन्स और क्वेरीज वही होता है ना, कोळशाची खान, ओके, सलमान खान का है सोन्याची खान, हाँ ते वाला खान, ठीक है, जहाँ से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं ना मिनरल्स जमीन के नीचे से, वो वाला क्वेरी, माइन क्वेरी। पेटेंट, पेटेंट का मतलब पेटेंट, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल मतलब विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच,
हम जो देख नहीं सकते ऐसी एसेट है। सर एसेट का मतलब प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम देख ही नहीं सकते, ऐसा कैसा सर? दोस्तों अब ये पेन का एग्जांपल, ठीक है, ये पेन जो है मेरे हाथ में, ये फ्लेयर कंपनी का है, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये फ्लेयर कंपनी ने बनाया हुआ है, कार्बोनिक्स ऐसा कुछ पेन है, पेन का नाम है शायद से, ठीक है। सो ये फ्लेयर कंपनी ने बनाया, ये डिज़ाइन उन्होंने बनाया, ठीक है, डिज़ाइन, कलर, लोगो, बिगो सब कुछ उनका नाम छपा हुआ है इस पर। तो ये चीज़ पे उसका पेटेंट बन गया, ये उनका राइट बन गया। मतलब लिटरली जो डिज़ाइंस होते हैं ना, डिज़ाइन के भी पेटेंट होते हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखो आइडिया, मतलब VI हो गया अभी तो, लेकिन आइडिया याद करो, आइडिया का कौन सा कलर का होता था पोस्टर? येलो कलर। मतलब लिटरली अगर हम कहीं से जा रहे हैं, दूर पे एक बैनर दिख रहा है, मतलब नाम नहीं दिख रहा है, मतलब नजर हमारी पहुंच रही है, नाम क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन येलो येलो दिख के समझ रहा है, अरे वो आइडिया का बैनर दिख रहा है। जेरोक्स, एक्सरॉक्स नहीं, जेरोक्स। यस, जेरोक्स का कौन सा कलर का होता है बैनर? अगेन येलो। येलो दिखते ही समझ जाता है कि वहां पे जेरोक्स का, एक तो पहले PCO भी होता था, वो PCO 1 रुपए का कॉइन डाल के, तो वो जेरोक्स, PCO, आइडिया, ये जो चीज़ें, वोडाफोन का थोड़ा सा रेडिश टाइप आएगा, ठीक है, एयरटेल का एकदम डार्क रेड वगैरह आएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम देख के समझ सकते हैं। तो हर चीज़ का एक पेटेंट होता है, एक स्टाइल होता है, एक टाइप होता है बनाने का, ठीक है। सो अगर हमने कोई चीज़ बनाई, कोई इन्वेंशन किया, जैसे कि मैंने ढूंढ निकाला कि पानी पे गाड़ी कैसे चलाने की, नया इन्वेंशन किया कि पानी पे भी गाड़ी चलती है, तो ये मैंने ढूंढ निकाला ना, तो मैंने मेरे नाम पे वो पेटेंट रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, क्योंकि वो मेरा इन्वेंशन है, इसे बोलते हैं पेटेंट। मतलब किसी चीज़ को बनाने का अधिकार, किसी चीज़ का फॉर्मूला। अभी कोरोना की वैक्सीन बनाई, तो वो वैक्सीन में बहुत सारी चीज़ें होगी, मॉलिक्यूल, बहुत सारे कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना होगा, वो कॉम्बिनेशन जिसने ढूंढ निकाला, पूना वाला, मतलब ऑफकोर्स वो अकेले पर्सन ने नहीं ढूंढ निकाला। कौन सी है वो लैब पूना में? हाँ वैक्सीन वाली, सीरम इंस्टीट्यूट, यस, सीरम इंस्टीट्यूट पूना, जो पूना वाला जो है वो उनके ओनर है, पूना वाला सरनेम ही उनका। तो उन्होंने वो फॉर्मूला ढूंढ निकाला, और जैसे ढूंढ निकाला पेटेंट बना दिया। दुनिया में कोई भी अगर वैक्सीन बनाना चाहता है तो उनको पैसा देना ही पड़ेगा। यस, कॉपीराइट नहीं, पेटेंट। कॉपीराइट तो अलग पार्ट है, मतलब सो पेटेंट बना लिया उन्होंने, फॉर्मूला बना लिया। अगर दुनिया में कोई भी वैसी वैक्सीन सेम बनाना चाहता है तो उसके लिए उनको सीरम इंस्टीट्यूट को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उनके नाम पे वो पेटेंट रजिस्टर है, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब कॉपी करने का राइट। कॉपीराइट मतलब सिंपल, कॉपी करने का राइट। सर कॉपी करने का राइट मतलब, बच्चों आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक होगा ना, अभी अगर आप लेक्चर देख रहे हो, ड्यूरिंग द लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक होगा, या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, पुणे यूनिवर्सिटी, कोई भी बुक होगा, आप बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक, स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस देखो, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा सी दिखेगा, सी, और उसको राउंड किया रहेगा, ठीक है, सी और उसको राउंड, कॉपीराइट, यस, सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। तो रिस्पेक्टिव जो भी राइटर्स है, जो ऑथर है, जिन्होंने बुक लिखा है, वो उस पर कॉपीराइट रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है। और वो किससे पैसा लेंगे? देखो पार्टी से, जैसे कि लेसी, ओके, जो लीज पे देता है प्रॉपर्टी वो होता है लेसर, जो लेता है वो होता है लेसी, ठीक है, लेसी से पैसे लेंगे। या फिर लाइसेंसी, अगर किसी को किसी चीज़ का लाइसेंस दिया, मैंने किसी को दिया लाइसेंस, तू मेरी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, लाइसेंस, तो वो लाइसेंस ही हुआ, उससे मैं पैसे ले सकता हूँ। पब्लिशर, भाई बुक पब्लिश करना है, ऑथर ने तो लिख दिया, लेकिन पब्लिश करना है तो उसके भी पैसे लगते हैं, पब्लिशर को देना पड़ता है। सो ये जो राइट है कि मैं आपको पैसे दूंगा, मुझे आपकी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये होता है लीज, ठीक है, लीजिंग। सो देखो, द पेमेंट, दिस पेमेंट टू द ओनर बाय द यूजर ऑफ द एसेट इज टर्म्ड एज रॉयल्टी। और ये जो पेमेंट किया जाता है ना मेरे दोस्त, मैं किसी की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, किसी का नाम यूज कर रहा हूँ, किसी का ब्रांड यूज कर रहा हूँ, किसी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, किसी का ऑथर जो बुक है उसका बुक यूज कर रहा हूँ, तो उसको मुझे कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं रॉयल्टी, ठीक है। सो सिंपल, रॉयल्टी का मतलब क्या? रॉयल्टी इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय वन पार्टी टू द ओनर ऑफ एसेट in return for the right to use that asset.
रॉयल्टी मतलब ऐसा पेमेंट मैं किसी को दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे उसका प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नोटबुक, यस, ये नोटबुक मैंने बनवाई, ठीक है, मतलब मैंने खुद ने पब्लिक बना के लिया, पेजेस वगैरह लगाए, बाइंडिंग किया, तो अभी मुझे इस पे नाम लिखना है नवनीत, क्या लिख सकता हूँ मैं? अरे सर ऐसे कैसे लिख पाओगे आप? किसी का नाम, किसी भी कंपनी का नाम लिख दोगे तो उनकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, ठीक है। चलो मैं नाम लिखना चाहता हूँ क्लासमेट, लिख सकता हूँ? अरे सर क्लासमेट ये आईटीसी कंपनी का नाम है, आईटीसी कंपनी ने बनाया हुआ है क्लासमेट, आप कोई भी ऐसे क्लासमेट नाम छाप देगा तो कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उन्होंने उनका वो नाम रजिस्टर करवाया है, उनका लोगो, उनका फॉन्ट, उनका कलर, उनका डिजाइन उन्होंने वो रजिस्टर करवाया है। रजिस्टर करवाने का मतलब क्या है कि उनके सिवा कोई यूज नहीं कर सकता। अरे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखता हूँ, ये देख रहे हो आप लोगो ऊपर, किसका है? के कॉमर्स एकेडमी। ये जो नाम है, ये जो लोगो है ना, ये रजिस्टर्ड है, ऑफ कोर्स मेरे नाम पे यार, किसके नाम पे? मैंने वो रजिस्टर करवाया। डाउट होगा तो नाम आप क्लास शुरू करके देख लो इस नाम पे, फिर कैसे केस ठोकता हूँ आप पे। भाई पूरे इंडिया में के कॉमर्स एकेडमी नाम से कोई क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकता, इसका मैंने रजिस्टर, ये नाम या ये लोगो यूज नहीं कर सकता, इसके लिए मैंने रजिस्टर करवाया, वो ट्रेडमार्क बनवाया मैंने उसका, ओके। उस पर आर लिखा आता है, आर मतलब रजिस्टर्ड, और टीएम देखा होगा आपने, टीएम का मतलब टेम्पररी मार्क, टेम्पररी मार्क। मेरे भी मन में यही मिसकंसेप्शन था, टीएम का मतलब ट्रेडमार्क ही लगता था मुझे, ठीक है। तो आपको बता दूं, जैसे हम स्टार्टिंग में जो अप्लाई करते हैं ना ट्रेडमार्क के लिए, तो स्टार्टिंग में जब तक वो फाइनल नहीं होता, एक साल तक वो टीएम मतलब टेम्पररी मार्क होता है, और उसके बाद आर आ जाता है, आर मतलब रजिस्टर्ड मार्क, रजिस्टर हो चुका है, फिर वो आपका ट्रेडमार्क बनता है रजिस्टर वाला, ठीक है। सो अगर मैं किसी का नाम यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लासमेट का नाम यूज करना चाहता हूँ, तो क्लासमेट को मुझे आईटीसी कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रॉयल्टी, तब मैं उनका नाम यूज कर पाऊंगा, ठीक है। सो रॉयल्टी एक पीरियडिकल पेमेंट होता है फॉर द यूज ऑफ सर्टन फिक्स एसेट बाय द यूजेस ऑफ इट्स ओनर, तो ओनर को पैसे दिए जाते हैं। हाउएवर इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेंट पेड बाय द टेनेंट टू लैंडलॉर्ड, लेकिन ये रेंट से अलग है, जो टेनेंट देता है ना लैंडलॉर्ड को, वो अलग है, रेंट अलग है और लीज अलग है। हाउएवर दिस इज डिफरेंट, तो देखो, व्हेन द टेनेंट पेज रेंट टू द लैंडलॉर्ड, it is not dependent upon the extent of use of the asset, but it is fixed sum decided in advance। मेरे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इससे ओनर को कोई लेना देना कोई संबंध नहीं। सर आप 2 बच्चे पढ़ाओ या 200 बच्चे पढ़ाओ, रेंट फिक्स है, आउटकम फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें रॉयल्टी, तो रॉयल्टी का ऐसा नहीं होता, रॉयल्टी का होता है डिपेंड्स, रॉयल्टी का डिपेंड होता है कि भाई आपके पास कितना बिजनेस हो रहा है आपका, उस पर डिपेंड है आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, ओके। लैंडलॉर्ड हैज नथिंग टू डू विद द टर्नओवर अचीव्ड, बट नॉर्मली रेंट के केस में ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके टर्नओवर से, आपको टर्नओवर कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स रेंट है, देना ही पड़ेगा। लेकिन लीज में वैसा नहीं होता। देखो लीज का एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल वो ये देख रहे हो आप, माइनिंग, यस, ये माइन है, ठीक है। तो सर इसमें पैसा कैसा देना पड़ेगा, जितना आप उसमें से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करोगे ना, वो हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। नॉर्मली वो पर टन होता है, जितने टन्स आपने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए इनटू जो भी रेट डिसाइडेड होगा गवर्नमेंट को, उतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आउटपुट के साथ डिपेंड है। नेक्स्ट, अगर किसी ने बुक लिखा है, किसी ने अच्छे नोट्स लिखे हैं, मैंने सोचा नोट्स बिट्स लिखे, आपने को काय को मेहनत लेने की, के का ठप्पा लगा देंगे, सबको दे देंगे। भाई ऑथर है वो, ऑथर की अगर आप बुक पब्लिश करना चाहते हो, पब्लिशर को उसको पैसा देना पड़ेगा, ये होता है रॉयल्टी, ठीक है। यस, शी इज आरजे, और ये रेडियो जॉकी जो है सॉन्ग बजाते हैं ना, चलो भाई बैक टू बैक 3 गाने बजाए, अरे 3 गाने कैसे, क्यों सब गाने नहीं बजा रहे, वही क्यों गाने बजा रहे हो, उसके लिए उन्होंने रॉयल्टी पेड किया है भाई। ऐसा कोई भी सॉन्ग अगर कोई भी प्ले कर सकता तो फिर क्या देखना, मैं तो मस्त थिएटर में जाता, शूटिंग निकाल के लाता, वही पिक्चर सबको दे देता, लगाओ भाई टीवी पे लगाओ, सब लोग देखो। भाई गलत है, इलीगल है, अगर होता है तो भी इलीगल है, ठीक है। सो द थिंग इज,
जो ओनर है उसकी कोई प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हम जो उसको पेमेंट देते हैं तो इसे बोलते हैं रॉयल्टी। तो आई होप आपको लीज का मीनिंग क्लियर होगा। इसको रेंट नहीं बोल सकते ना, रेडियो वाले जो पैसे रहते हैं वो रेंट थोड़ी होता है, म्यूजिक प्ले करने के लिए जो पैसा रहता है वो रॉयल्टी होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो हम कल इससे और डिटेल में बात करेंगे और फिर अकाउंटिंग सीखेंगे। स्टे ट्यून्ड टू केके। टेक केयर, बाय बाय।